आज के समय में डिप्रेशन एक कॉमन प्रॉब्लम बन गई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है लोगों के बीच बढ़ती दूरियां। आज के टाइम में लोग इतने बिजी होते जा रहे हैं कि अपनों के साथ कुछ पल बिताने का वक्त भी नहीं निकाल पाते हैं। ऐसे में जब कोई जीवन में किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है और उसके पास उसका हौसला बढ़ाने के लिए कोई नहीं होता है, तो वो निराशा से घिर जाता है। जब ये निराशा बहुत ज्यादा हो जाती है तो डिप्रेशन में तब्दील हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं आस्था और आपका स्वागत करती हूं आपके अपने खास शो आरोग्य में, जहां आज हम बात करेंगे डिप्रेशन पर और जानेंगे कि कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं। ये सारी जानकारी हमें देने के लिए हमारे साथ आज हैं डॉक्टर मनुश्री गुप्ता, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार आपको। मैं डॉक्टर मनुश्री गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर साइकियाट्री, सफदरजंग हॉस्पिटल में पिछले 12 साल से कार्यरत हूँ। तो साइकियाट्री का मुझे लगभग 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि डिप्रेशन क्या है? क्या इसे एक मानसिक बीमारी कहा जा सकता है? नहीं, देखिए, इस चर्चा को शुरू करने से पहले बिल्कुल उपयुक्त क्वेश्चन है कि डिप्रेशन आखिर है क्या। समाज में और हम लोगों में बहुत तरह की भ्रांतियाँ हैं कि डिप्रेशन किसे कहते हैं। हम शायद रोज़मर्रा की कॉन्वर्सेशन में या बातचीत में किसी को, अपने दोस्त को या फैमिली मेम्बर को कहते हैं कि अरे आज तो तू डिप्रेस लग रहा है या आज मूड नहीं अच्छा लग रहा है। पर वो जानने की ये ज़रूरत है कि वो डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन, जैसा कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी या साइंस में समझा जाता है, वो किसी भी तरह की बीमारी, जैसे आपका हृदय रोग, हार्ट की प्रॉब्लम या लिवर की प्रॉब्लम या आंखों की प्रॉब्लम, वैसे ही माइंड की, मन की प्रॉब्लम जो होती है, उसमें से एक सबसे कॉमन जो बीमारी है वो है डिप्रेशन। तो अब इसके कारण भी कई सारे होते हैं और आगे चर्चा में इसके कारणों पे भी हम डिस्कशन करेंगे। बट डिप्रेशन एक जो आम परिभाषा में यूज़ करते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा सिवियर फॉर्म है बीमारी का। तो सर, बीमारी है यानी सिम्टम्स भी होंगे, जी। तो डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं? डिप्रेशन के सिम्टम्स, देखिए, आमतौर पे जो आप पहले की जो आपकी एक्टिविटी है या जो आपका बिहेवियर या बर्ताव है दूसरों के प्रति, वो बिल्कुल बदल जाता है। अगर आप एक बहुत हंसमुख किस्म के इंसान हैं, लोगों से बात करना पसंद करते हैं, और वैसा इंसान जब कोई डिप्रेशन में अगर आ जाता है तो उसकी ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं और क्रियाएं हैं, ये सब खत्म हो जाती हैं। उसको जिन चीज़ों में मन लगता है उन चीज़ों से विड्रॉल हो जाना, जैसे कि आप घूमना चाहते हैं, घूमने का शौकीन है, या आप आर्ट के शौकीन हैं, म्यूज़िक सुनने के शौकीन हैं, तो इन सब चीज़ों से आप विड्रॉ करने लगते हैं। लोगों से आपको बात करने का मन नहीं करेगा, आपका मन हमेशा उदास सा रहेगा, ज़्यादातर टाइम उदास रहेगा। थोड़े टाइम के लिए हो सकता है आपका डिप्रेशन या उदासी लिफ्ट भी हो सकती है दिन में। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे दिन उदास ही रहें। आपकी बॉडी की एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। थोड़े से काम में आप थकने लगेंगे, जो काम आप पहले बहुत आसानी से कर लेते थे, अब उसमें आपको और ज़्यादा एफर्ट लगेगा। इसके बाद जो मन की विचार हैं, जो थॉट प्रोसेस है, उसमें बहुत बदलाव आ जाता है। तो डिप्रेशन में ऐसा देखा गया है कि जो नेगेटिविटी जिसे हम कहते हैं, वो बहुत बढ़ जाती है। तो अगर कुछ अच्छा भी होता है तो हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, और जो हमारे जीवन में बुरी चीज़ें होती हैं, नेगेटिव चीज़ें होती हैं, उनको हम बड़ा करके देखने लगते हैं। और जो फ्यूचर है, हमारा भविष्य है, वो बहुत अंधकारहीन लगता है। सारी होप खत्म हो जाती है, या इंसान की जो अपनी सेल्फ एस्टीम है वो कम हो जाती है। इसके अलावा इसमें बायोलॉजिकल सिम्टम, जैसे कि आपको नींद ना आना या नींद का ज़्यादा आना, भूख कम लगना या भूख का ज़्यादा लगना, और आपके जो बाकी और कार्यकल्प हैं जो बायोलॉजिकल हैं, उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाना। तो ये बायोलॉजिकल सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के। वैसे ही करीब 10 या 12 सिम्टम्स लिस्टेड हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग डायग्नोस करते हैं डिप्रेशन। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सारे सिम्टम्स का कम से कम 2 हफ्ते के लिए लगातार होना ज़रूरी है, आवश्यक है। अगर आपको 2-4 दिन के लिए ऐसा लगता है तो वो डिप्रेशन नहीं है। मैं बल्कि यही पूछना चाह रही थी, मेरा अगला सवाल यही था कि जैसे हम कहते हैं कि एक फेज होता है, क्या कुछ दिन के लिए अगर किसी को ऐसा हो रहा है कि जो चीज़ों से पसंद है वो नहीं कर रहा, तो क्या हम उसे डिप्रेस्ड मान लें, या एक लंबे समय तक अगर ये देखा जा रहा है तभी उसे हम डिप्रेशन में कहेंगे? हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि 2 हफ्ते एक मिनिमम पीरियड रखा गया है कि परसिस्टेंटली, जो वर्ड यूज़ करते हैं डायग्नोसिस के लिए, परसिस्टेंट मतलब दिन के ज़्यादातर टाइम आपको ये सारे लक्षण प्रेजेंट होने चाहिए, और 15 दिन के लिए कम से कम होने चाहिए। उसके बाद ही डिप्रेशन की डायग्नोसिस
होती है, क्योंकि इस तरह के सिम्टम्स जो हैं या इस तरह का मन का उदास होना हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं आमतौर पे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उनके बेसिस पे, पर वो डिप्रेशन नहीं है। लेकिन क्या ऐसी भी संभावना यानी पॉसिबिलिटी है डॉक्टर कि शायद कोई व्यक्ति सामने से ऊपरी से वो ठीक ठाक लगे, हंस भी रहा हो, बोल भी रहा हो और अंदर से उसे डिप्रेशन हो, तो दूसरे को ना पता चले एकदम से देख के उसे? हाँ, देखिए कुछ टाइम के लिए तो ये संभव है, बट आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आमतौर पे ये हम लोग देखते हैं कि जो एक एंटिटी है जिसको हम कहते हैं स्माइलिंग डिप्रेशन, उसमें इंसान के चेहरे पे मुस्कान तो होती है, वो सारे काम ऊपर ही तो सब कुछ अच्छा कर रहा होता है, पर अंदर ही अंदर से वो डिप्रेशन उसको खाए जा रहा है। जो उसका मनोभाव है, जो उसके विचार हैं, वो बहुत ही नेगेटिव, वर्थलेस और होपलेसनेस की तरफ बढ़ चुके हैं। ऊपर से उसका जो अपीयरेंस है वो भले ही आपको नॉर्मल लगता है, तो डिप्रेशन उसको भी हो सकता है। तो ये तो हमने बात की सिम्टम्स की, इनके कारण क्या होते हैं, यानी डिप्रेशन की वजह क्या हो सकती है? देखिए, डिप्रेशन के कई कारण हैं, जैसा कि किसी भी बीमारी के लिए, जैसे डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर के लिए होते हैं, वैसे ही डिप्रेशन के भी बहुत सारे कारण हैं। इसमें प्रमुख कारण जो होता है वो होता है जेनेटिक्स। अगर आपके माता पिता या आपके परिवार में डिप्रेशन की हिस्ट्री है और आपके भाई बहन या आपके फर्स्ट डिग्री कज़न जो हैं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो हैं, उनमें डिप्रेशन की पुरानी हिस्ट्री रही है, तो आप में होने की संभावना ज़्यादा है। तो डिप्रेशन के कुछ जीन्स भी होते हैं जो कि अब खोज लिए गए हैं, जिनके ऊपर अब बहुत रिसर्च भी चल रही है आगे कि उसको कैसे ठीक किया जाए। तो पहला कारण जेनेटिक्स है। दूसरा कारण हमारे एनवायरनमेंट है, जो कि बाकी जिस अवस्था में हम रहते हैं या जिस अवस्था से हम बचपन से बढ़ के आए हैं, वो कैसी रही है, आपकी परवरिश कैसी हुई है, आपकी पेरेंटिंग कैसी हुई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने बचपन में कुछ एडवर्सिटी देखी है या बुरा समय देखा है, जैसे कि किसी तरह की उनका अब्यूज़ किया गया है या निगलेक्ट किया गया है, माँ बाप की तरफ से उतना प्रेम नहीं मिल पाया है, या कोई बीमारी रही है लंबी बचपन में, तो ऐसे लोगों में, ऐसे जो बच्चे बड़े होते हैं, उनमें डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। और तीसरी चीज़ है, अगर आप किसी नशे का सेवन करते हैं, मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, जैसे कि अल्कोहल है या टोबैको है या और गांजा है, आजकल बहुत जो प्रचलित हो गया है और चलन उसका बहुत बढ़ गया है, उससे डिप्रेशन की संभावना 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। तो ऐसे कुछ कारण जो कि आमतौर पे देखे गए हैं जीवन में। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की, इसके सिम्टम्स की, कारणों की, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो इस टॉपिक पर जानना बचा है। तो डॉक्टर, अभी तक हमने डिप्रेशन क्या है, इसके सिम्टम्स और कारण क्या हैं, इन पर बात कर ली। जनरली देखा जाता है कि डिप्रेशन अडल्ट्स में ज़्यादा होता है, लेकिन मेरा सवाल है, क्या डिप्रेशन बच्चों को भी होता है? जी हाँ, ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि डिप्रेशन बच्चों में भी देखा गया है। पर जो 12 साल से कम बच्चे होते हैं, उनमें डिप्रेशन की जो इंसिडेंस है या रेट है, वो काफ़ी कम है। पर जो एक एज ग्रुप 12 से 18 साल का जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है, वहाँ पे डिप्रेशन का जो रेट है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है चाइल्डहुड से। तो 12 से 18 साल में जो इसका रेट है, वो डिप्रेशन होने का, वो काफ़ी बढ़ जाता है। टीनेज में मतलब कह टीनेज सकते हैं। जी। और उनमें यूजुअली क्या-क्या कारण देखने को मिलते हैं? क्योंकि आप लोग बहुत से ऐसे पेशेंट्स से मिलते होंगे, तो यूजुअली क्या रीजंस देखने को मिलते हैं उन टीनेज वाली एज में? देखिए, उसमें सबसे पहला जो कारण मुझे लगता है वो बायोलॉजिकल, क्योंकि जो मानसिक डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, वो लगभग टीनेजर या प्यूबर्टी आने पे कंप्लीट होने लगता है। तो 12 साल पे जो हमारा दिमाग है या हमारी दिमाग की संरचना है, वो लगभग पूरी होने लगती है। उसके बाद जो बच्चा है, उसका मानसिक विकास अभी उतना नहीं हुआ होता है। तो वैसे ही जैसे विकास पूरा होता है, वैसे ही उसके साथ बीमारियां भी आती हैं। दूसरी बात यह है कि जो एडोलेसेंट एज है, वहाँ पे आप देखिए लाइफ की बहुत सारी एडवर्सिटी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आपके पढ़ाई का बोझ बढ़ जाता है, आपके ऊपर पेयर प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर बढ़ जाता है। फिर देखा गया है इस एज में बच्चे जो हैं वो नशे का सेवन भी करना शुरू कर देते हैं। 12 साल तो नहीं, पर 15 साल के बाद के बच्चे सिगरेट या अल्कोहल को एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, जो बड़ा एक मेजर रीज़न है कि एडोलेसेंट में क्यों होता है डिप्रेशन, वो है यूज़ ऑफ ड्रग्स। तो अब वक्त हो गया है हमारे एक कॉलर से जुड़ने का। जी बताइए, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका सवाल क्या है? हेलो मैम, मेरा नाम वैदेही है, मैं न्यू दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि नींद की कमी डिप्रेशन का कारण बन सकती है? देखिए, नींद कम आना डिप्रेशन का कारण नहीं है, पर डिप्रेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है।
जो कि जल्दी आता है और बहुत देर में जाता है। अगर आपकी नींद खराब होने लगती है तो फिर ये आप समझ सकते हैं कि अगर काफ़ी लंबे टाइम के लिए ख़राब हो रही है तो डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। और डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के बाद जो नींद का वापस अपने नेचुरल साइकिल में आना होता है वो भी काफ़ी, उसको ट्रीटमेंट के बाद टाइम लगता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बताइए, आपका नाम क्या है और आपका सवाल क्या है? हेलो मैम, मेरा नाम लतिका है और मैं बिहार से बात कर रही हूँ। क्या डिप्रेशन से निजात पाने का कोई घरेलू उपाय है? डिप्रेशन से निजात पाने के लिए घरेलू इलाज तो नहीं है, पर डिप्रेशन से बचने के लिए ज़रूर घरेलू इलाज हैं। जैसे कि आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि एक्सरसाइज एक्सरसाइज सबसे अच्छा एंटी डिप्रेसेंट है। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, वो किसी एक एंटी डिप्रेसेंट दवा से भी कई बार ज़्यादा अच्छा कारगर साबित होता है। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, सनलाइट एक्सपोजर लेते हैं, आप सुबह धूप में जाते हैं, कम से कम 20 मिनट या आधे घंटे का एक्सपोजर रोज़ लेते हैं धूप का, जिससे कि विटामिन डी की कमी नहीं होती है और जो हमारी नींद की साइकिल है वो भी मेंटेन रहती है। तो ये मेरा एक सुझाव है कि घरेलू नुस्खे की तरह कि आप उठते ही जाके सुबह सन को देखें या सूरज की तरफ, सूरज की रोशनी में जाके वॉक करें। और बाकी एक्सरसाइज है, योगा एक बहुत ही आजकल प्रचलित हो गया है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी बहुत प्रचलित किया है योग दिवस के तौर पे। तो योगा एक बहुत अच्छा प्रोटेक्टिव फैक्टर माना गया है डिप्रेशन के अगेंस्ट। अगर डिप्रेशन हो जाता है तो योगा की ऐसी स्टडीज़ भी मिली हैं जो की गई हैं, हमारे भारत देश में ही की गई हैं। बेंगलोर में निमहांस इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे ये स्टडीज़ की गई हैं कि उससे डिप्रेशन का इलाज भी संभव है योगा से। तो इस तरह के नुस्खे आप बाकी और खाने पीने में अपना आप ज़रूर जो अच्छा न्यूट्रिशन है उसको मेंटेन रखना है। न्यूट्रिशनल अगर कोई कमी होती है तो डिप्रेशन का ठीक होना उतना ही देर से या उतना ही मुश्किल से होता है। तो न्यूट्रिशन का ध्यान ज़रूर रखें। चाय और कॉफ़ी का जो सेवन है वो कम करें, 2 कप से ज़्यादा ना लें, अल्कोहल ना लें। तो ये सब चीज़ें ना लें। बाकी एक बार अगर आपको डिप्रेशन लगता है कि हो गया है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। बिल्कुल, और अगर आपको कोई भी समस्या सता रही है तो किसी न किसी से बात करने की कोशिश ज़रूर करें। बिल्कुल। उम्मीद करते हैं आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। डॉक्टर, मेरा एक और यहाँ सवाल है कि ये कैसे निर्धारित किया जाता है, कैसे डिसाइड किया जाता है कि कोई बीमारी है किसी व्यक्ति को, उस बीमारी की वजह से उसे डिप्रेशन भी हो गया है या उसे डिप्रेशन है और उसकी वजह से उसे कोई बीमारी भी हो गई है? देखिए, हाँ, ये बहुत ही एक पेचीदा सवाल है कि कौन पहले आया, मुर्गी की अंडा। तो जैसा कि एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको डायबिटीज़ का। तो देखा गया है कि डायबिटीज़ की वजह से डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। वैसे जिन लोगों को डिप्रेशन पहले होता है उनकी डायबिटीज़ होने की जो टेंडेंसी है वो भी लाइफ लॉन्ग बढ़ जाती है। तो एक ये डिप्रेशन और डायबिटीज़ का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। वैसे ही थायराइड की बीमारियां हैं जो कि आजकल बहुत आम हो गई। थायराइड की हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड के हार्मोन का कम हो जाना शरीर में, उससे डिप्रेशन होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। इसके अलावा जो आप अगर कोई क्रोनिक मेडिकल इलनेस से जूझ रहे हैं, मतलब लंबे टाइम की कोई अगर बीमारी है, जैसे कि आपको आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या जोड़ों में दर्द है, और हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है, या डायबिटीज़ है, या किसी तरह का कैंसर का रोग है आपको, तो ये जो क्रोनिक मेडिकल इलनेस है, इनसे भी डिप्रेशन होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इनके इलाज से भी और इन बीमारियों की वजह से भी डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन डॉक्टर, जब ऐसी सिचुएशन हो और अगर कोई व्यक्ति दोनों चीज़ों की दवाइयाँ भी ले रहा हो, यानी डिप्रेशन की भी और अगर उसे कोई और बीमारी है, खासकर डिप्रेशन की दवाइयों में वार्निंग्स भी मेंशन होती हैं, तो ऐसे में किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है कि दोनों दवाइयाँ जब मिल रही हों तो किसी तरीके का नुकसान ना हो व्यक्ति को? जी देखिए, पहले के समय में जो डिप्रेशन का इलाज था वो जैसा कि किसी भी बीमारी के साथ होता है कि वो इतना एडवांस नहीं था। बट पिछले 20 सालों में जो डिप्रेशन का इलाज है वो काफ़ी एडवांस्ड हो गया है, ख़ास तौर पे उनके साइड इफ़ेक्ट्स को लेके और ड्रग इंटरेक्शंस को लेके। तो अब जो दवाइयाँ हैं वो काफ़ी सेफ़ हैं। इनफैक्ट बाकी और बीमारियों की दवाइयाँ, जैसे टीबी की जो दवाइयाँ होती हैं वो काफ़ी नुकसान पहुँचाती हैं शरीर को, या उनका इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है दूसरी दवाइयों के साथ। बट डिप्रेशन की जो दवाइयाँ हैं वो काफ़ी हद तक सेफ़ हैं। क्या महिलाओं में डिप्रेशन होने का खतरा ज़्यादा है, और अगर ऐसा है तो क्यों है? देखिए, एक महिला होने के कारण नाते आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है कि 50% जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें डिप्रेशन ज़्यादा क्यों है। पहले मैं बता दूं कि महिलाओं में 2 गुना ज़्यादा इंसिडेंस है एज़ कम्पेयर टू मेल्स
डिप्रेशन होने का। तो इसके कई सारे कारण ढूंढने की कोशिश की गई, और जो आम धारणा है कि महिलाओं में हार्मोन्स की जो डिफरेंस होते हैं मेल से, उसकी वजह से डिप्रेशन होता है। पर अब ऐसा माना गया है कि ऐसा नहीं है। तो महिलाएं जो होती हैं वो कई तरह के एक्स्ट्रा बर्डन या जो एक्सेसिव बर्डन है लाइफ के, वो ज़्यादा झेलती हैं मेल से। जैसे डिस्प्रोपोर्शनेट जो हाउस होल्ड का काम है उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा होता है किसी भी पुरुष प्रधान समाज में। वो एक सच्चाई है जो कि हम सब जानते हैं। दूसरी बात है कि फाइनेंशियल डिस्पैरिटी, जो महिलाएं होती हैं वो आर्थिक तौर पे इतनी इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं। डिस्पैरिटी मेल्स के मुकाबले हर फैमिली में होती है, लगभग सभी फैमिलियों में ऐसा होता है। तो एक वो जो इसके साइको सोशल कारण है, जो सोशल कारण है, उसकी वजह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिप्रेशन क्यों होता है ज़्यादा। फिर तीसरा एक बहुत प्रमुख कारण है चाइल्ड बर्थ का जो बर्डन है, जो कि एक महिला कई बार 2 या 3 बार अपने जीवन में उठाती है। उससे भी डिप्रेशन होने का खतरा बढ़ जाता है, स्पेशली डिलीवरी के बाद। वो एक पीरियड देखा गया है 3 महीने का डिलीवरी के बाद, जो डिप्रेशन की रिस्क बहुत हाई हो जाता है। इसके अलावा जो एक हार्मोनल कारण है थायराइड की अबनॉर्मलिटीज़, जो कि फीमेल्स में ज़्यादा होती है। तो थायराइड भी एक प्रमुख कारण है कि डिप्रेशन महिलाओं में ज़्यादा क्यों होता है। और आपने जितने केसेस खासकर देखे हो, या जो भी स्टडीज़ कहती हैं, क्या जितने लोग डिप्रेशन में होते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग सुसाइड अटेम्प्ट भी करते हैं? नहीं, ज़्यादातर लोग तो नहीं कहूँगा मैं, पर हाँ, डिप्रेशन में एक सुसाइड का रिस्क बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और हम डॉक्टर्स के लिए ख़ास तौर पे वो रिस्क को जानना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ही सरल तरीके से ठीक की जा सकती है। पर उस डिप्रेशन के दौर में सुसाइड का रिस्क काफ़ी हाई हो जाता है कुछ लोगों में, बहुत ही 5 से 10% लोगों में वो रिस्क काफ़ी हाई हो जाता है। तो वो रिस्क हमको असेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे किसी की जान भी जा सकती है और उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसलिए डिप्रेशन की वजह से सुसाइड का खतरा तो ज़रूर बढ़ जाता है। और एक और चीज़ हमारी सोसाइटी में जो खासकर देखी जाती है, जैसे मैंने आपसे पहले भी पूछा था, कि शायद किसी को बाहरी उसकी अपीयरेंस से देख के ना पता चल पाए कि उसे डिप्रेशन है। कई ऐसे हमारे भारत में ऐसे कई सेलिब्रिटी केसेस भी आए हैं जिनके लिए कहा गया कि अरे हमें तो पता ही नहीं था वो डिप्रेशन में, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिए। ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो कुछ ना कुछ ऐसा डिप्रेशन फील कर रहे हैं लेकिन किसी से कुछ शेयर नहीं कर पा रहे और अपना एक हैप्पी अपीयरेंस शो करते हैं? जी देखिए, ये जो मुश्किल है ये मर्दों की ज़्यादा है, ठीक है। जो मेल्स होते हैं वो इतने आर्टिकुलेट नहीं होते, या मर्द होते हैं वो अपनी जो मर्दानगी के उसमें आवरण में छुपना चाहते हैं कि मैं कोई कमज़ोरी अपनी किसी और को ना बता दूं। तो मेरा उनसे यही सुझाव है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आपको डिप्रेशन हो गया तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे आपकी कोई मर्दानगी को खतरा नहीं है, या आपकी मेलनेस में कोई कमी नहीं आ जाएगी। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, मेल फीमेल, बच्चे बूढ़े, किसी को भी हो सकता है। तो अगर आप इससे जूझ रहे हैं, जैसा कि हमने देखा, आपने बताया एक सेलिब्रिटी केस जो कि चर्चा में रहा काफ़ी नेशन में, तो उस केस में भी किसी को वो शायद उनके चाहने वाले या उनके समर्थकों को अभी तक नहीं विश्वास होता कि वो डिप्रेशन हो सकता है और वो सुसाइड कर सकते थे। तो वैसे ही हमारे पेशेंट्स में भी देखा जाता है, आम लोगों में भी देखा जाता है, खास तौर मेल्स में। तो ज़रूरत है किसी से बात करने की, वो कोई भी हो सकता है। बिल्कुल। तो आपका डॉक्टर भी हो सकता है। बिल्कुल। और उन लोगों के लिए आपका क्या सुझाव है जो एक दोस्त होने के नाते या एक फैमिली मेंबर होने के नाते उस व्यक्ति से बात करें जिनके लिए उन्हें लग रहा है कि शायद ये डिप्रेशन में, या अगर नहीं भी पता चल रहा तो कुछ ऐसे क्या स्टेप्स उठाने चाहिए सबको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते? आपको बस उसको इतना जताना है कि आप वहाँ पे हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना है। आप ज़रूरी नहीं कि आप बार बार जाके उससे पूछें कि आपको क्या मुश्किल है, या अपने अंदर की जो भी व्यथा है वो आपको बताएं, वो ज़रूरी नहीं है। पर अगर उस इंसान को पता है कि मेरे सपोर्ट में कोई पीछे खड़ा है, या मेरे परिवार में या मेरे दोस्त में कोई ऐसा है जो मुश्किल आने पे जिसको मैं अपनी दिक्कत बता सकता हूँ, या ज़रूरत आने पे उसकी मदद मांग सकता हूँ, उतना ही काफ़ी है। ठीक है। अगर आप बार बार कोशिश करेंगे तो शायद वो इंसान और गार्डेड हो जाएगा और आपको नहीं बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जांचना परखना कि किसी को आप अपना सपोर्ट शो कर रहे हैं लेकिन किस लिमिट तक में कर रहे हैं, ताकि सामने वाला और डरे ना आपसे। एक और सवाल है मेरा आपसे कि
डिप्रेशन से जूझ रहे व्यक्तियों का जब इलाज होता है या अगर वो साइकेट्रिस्ट हेल्प लेते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, क्या उसके बाद भी उन्हें वापस डिप्रेशन में जाने का खतरा है? जी हाँ, बिल्कुल है। ये डिप्रेशन का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर आपका पुराना डिप्रेशन की हिस्ट्री है। तो अगर आपको पहले डिप्रेशन हो चुका है, एक बार हो चुका है, जितनी बार डिप्रेशन होगा उसकी संभावना बढ़ती जाएगी दोबारा होने की। क्योंकि डिप्रेशन एक दिमागी बीमारी है या मानसिक रोग है जिससे दिमाग की स्ट्रक्चर पे भी फर्क आता है, उसकी बनावट पे भी फर्क आने लगता है अगर आपको बार बार डिप्रेशन होता है। तो कोशिश करें कि डिप्रेशन से पहली बार में ही बच लें और प्रोफेशनल हेल्प सीख करें, तो आपका आगे की लाइफ भी बहुत अच्छी निकल सकती है। और ऐसा कोई निर्धारित टाइम पीरियड है या नहीं है कि डिप्रेशन कब तक रहता है? क्योंकि हमने बहुत केसेस ऐसे भी सुने हैं जिसमें लोगों ने फाइनली बाहर आके बताया कि मैं इतने सालों तक डिप्रेशन में था या थी, या शायद कुछ ही समय था और उन्होंने रियलाइज किया, उन्होंने हेल्प सीख की। देखिए, डिप्रेशन एक कॉमनली एक एपिसोडिक बीमारी है। वो एपिसोड्स या फेजेस में आती है और फिर अपने आप ठीक भी हो जाती है। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं भी लेंगे तो 3 से 6 महीने एवरेज होता है एक डिप्रेशन के एपिसोड का लास्ट करने का। उसके बाद वो ठीक होने लगती है, पर वो 3 से 6 महीने में आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए आप कोशिश ये करें कि आप ट्रीटमेंट करा लें जल्दी। तो 17 साल या 18 साल या 20 साल डिप्रेशन होने की संभावना नहीं है लगातार। वो हो सकता है कई एपिसोड्स में आए हो, तो आप एपिसोड के बीच में आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। और जैसे आपने बात की कि हेल्प ले लें या इलाज करवा लें, तो आप या अदर साइकेट्रिस्ट भी किस तरीके से ऐसे पेशेंट्स की हेल्प करते हैं? क्या आप उन्हें कोई काउंसलिंग सजेस्ट करते हैं, मेडिसिन सजेस्ट करते हैं? इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? देखिए, जो माइल्ड केसेस होते हैं डिप्रेशन के, वो काउंसलिंग या थेरेपी से ठीक हो सकते हैं, और उनमें हम कोशिश करते हैं कि थेरेपी, साइकोथेरेपी जिसे कहते हैं, वो देने की कोशिश करें। पर अगर जो मॉडरेट या सिवियर कैटेगरी का डिप्रेशन होता है, जो थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसके लिए दवाइयाँ देना ज़रूरी है। और दवाइयों से डरे मत बिल्कुल भी, क्योंकि डिप्रेशन की दवाइयों के बारे में कई तरह की भ्रांतियाँ हैं कि इसकी आदत पड़ जाती है या इसकी वजह से नींद आती है, जो कि भ्रांतियाँ हैं सिर्फ, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। डिप्रेशन की जो दवाइयाँ हैं वो बाकी और बीमारियों से बहुत अच्छा काम करती हैं और बिना सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स के। बिल्कुल। तो अगर आप उनमें से हैं जिन्हें कोई परेशानी सता रही है, कोई बात है जो आप किसी से कहना चाहते हैं और अपने अंदर ही घुट रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। कोशिश ज़रूर कीजिए कि आप किसी ना किसी को बता सकें, और अगर किसी जानने वाले को नहीं बता सकते तो किसी अनजान यानी एक डॉक्टर की हेल्प आप ज़रूर ले सकते हैं। और अगर आप उनमें से हैं जिनको पता है कि उनका कोई करीबी ऐसे फेज से गुजर रहा है, तो कोशिश कीजिए कि आप उनके लिए अवेलेबल हैं, अपना सपोर्ट उन्हें ज़रूर शो करें। तो आज के एपिसोड में हमने डिप्रेशन के बारे में बहुत कुछ जाना, और ये भी जाना कि कैसे हम वक्त रहते उससे अपना पीछा छुड़ा सकते हैं और मेंटली खुद को फिट रख सकते हैं। फिलहाल वक्त हो गया है डॉक्टर मनुश्री को अलविदा कहने का। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल कर यहाँ आए और इतनी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। थैंक यू। तो आप कहीं मत जाइएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए अभी है कुछ खास। बचपन से ही हम सभी अपने अपने घरों में ये सुनते आए हैं कि दूध पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दूध पीने से ताकत मिलती है, ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूध पीने से शरीर को ताजगी और आराम तो मिलता ही है, साथ ही दूध से भरपूर मात्रा में कैल्शियम भी मिलता है, जो कि हड्डियों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है। दूध में लगभग वो हर एलिमेंट मौजूद होता है जो शरीर के लिए जरूरी होता है। ये विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, नियासिन, फास्फोरस और पोटेशियम का खजाना होता है। हमारे दांतों और हड्डियों को कैल्शियम की जरूरत होती है। ऐसे में हर रोज गर्म दूध पीने से हमारे दांत और हड्डियां मजबूत बनती हैं। दूध में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, इसीलिए इसे अपनी डाइट में शामिल करना बहुत जरूरी है। दिन की शुरुआत एक गिलास गर्म दूध से करने से शरीर दिन भर एक्टिव बना रहता है। इसके साथ ही ये मसल्स के विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर आपको कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो गर्म दूध पीना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इसे पीने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम बेहतर तरीके से काम करेगा। अगर आप काम करने के दौरान बहुत जल्दी थक जाते हैं तो आपको गर्म दूध पीना शुरू कर देना चाहिए। बच्चों को खास तौर पर हर रोज दूध दिया जाना चाहिए, जिससे कि उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो और वो पूरे दिन एनर्जेटिक भी रहें। क्या आप ये बात जानते हैं कि दूध पीने से हमारा शरीर हाइड्रेट होता है? अगर नहीं तो अब जान लीजिए और दूध को अपनी रेगुलर डाइट में शामिल कीजिए।